मेरे साथ आज मेरे सहयोगी किसान विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सहारण जी और रंजीत उत्पल जी जो जिला अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं जिसकी वजह से हरियाणा में हर परिवार, हर व्यक्ति आज के दिन में दुखी है। और इस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं मनोहर लाल खट्टर जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बने हैं। पहले 9.5 साल तक हरियाणा का बहुत भला करने के बाद अब केंद्र में ऊर्जा मंत्री उनको बनाया गया है। क्योंकि उसी से संबंधित मामला है, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं देकर अपनी बात की शुरुआत करता हूं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बिजली के मुद्दे पर, पावर के मुद्दे पर कोई काम नहीं किया है। जीरो काम जिसको कह सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पिछले 10 सालों में रहा है। हरियाणा में हर साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक बिजली की जबरदस्त किल्लत रहती है, समस्या रहती है। न गांव में बिजली है, न शहरों में बिजली है। खेतों में तो आप छोड़ ही दीजिए, किसान की क्या हालत है वो तो हम सबको मालूम ही है। पूरे प्रदेश में आज के दिन बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर 1500 मेगावाट बिजली के एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त कमी चल रही है, जो आने वाले समय में अब जब धान लगाया जाएगा पूरे प्रदेश में तो उसके दौरान ये कमी बढ़कर के 2000 मेगावाट तक हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने कोई एडवांस प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई तैयारी नहीं की थी, जो आज स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है क्योंकि हर जगह पे पावर कट लग रहे हैं। आज के दिन में गुड़गांव, फरीदाबाद हो या फिर मिड लेवल सिटीज हो या कस्बे हो हरियाणा के, उनमें बिजली के कट की बहुत बुरी हालत है। 8 से 12 घंटे तक पावर कट लग रहे हैं। जितने भी शहरों में सोसाइटीज हैं उनसे आप पता कर लीजिए, 10-10, 12-12 घंटे पावर बैकअप के ऊपर सोसाइटीज चल रही हैं। इतनी बुरी हालत शहरों के अंदर है। और गांव के अंदर जहां पे सरकार ये दावा करती थी कि जगमग योजना ले आए, जहां सरकार ये कहती है कि हरियाणा के लगभग सभी गांवों को जगमग कर दिया हरियाणा सरकार ने, उन गांव के अंदर 15 से 17 घंटे के कट लग रहे हैं आज के दिन में। ये स्थिति बिजली की उपलब्धता की हरियाणा के अंदर है। उद्योगों को यह सलाह दी जा रही है कि वो रात में अपना काम करें। ऐसे कैसे तरक्की करेगा हरियाणा? पावर आज के दिन में बेसिक नीड है, और अगर ये बेसिक नीड भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद पूरी नहीं कर पा रही है तो फिर हरियाणा के सारे तरक्की के दावे बेमानी है। मैं आज ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं कि 2015 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी होते थे हरियाणा के, उस वक्त आप देखेंगे कि झाड़ली एनटीपीसी प्लांट से हरियाणा ने सेंट्रल पूल को लगभग 750 मेगावाट सरेंडर कर दिया था। वो भी हरियाणा के लोगों के खिलाफ एक लिया गया फैसला था, हरियाणा के लोगों के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला था। उसका खूब विरोध हुआ था उस टाइम पर। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि आज वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। 2015 में आपने 750 मेगावाट सेंट्रल पूल में सरेंडर किया था। आज पावर आपके हाथ में है। क्या हरियाणा का वो उधार उतारेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और आज ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी? आज जब हरियाणा को जरूरत है तो क्या एक्स्ट्रा 750 मेगावाट केंद्रीय पूल से हरियाणा को दिलाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी? और जो 2015 में हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया था, जो गलती की थी, क्या उस गलती को सुधारने का प्रयत्न ऊर्जा मंत्री के तौर पर करेंगे? दूसरा, जब मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो एक अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता, जो बहुत विवादों में उस वक्त भी रहा था, एक लंबे अंतराल के लिए किया गया समझौता। मुंद्रा से हरियाणा को बिजली प्राप्त होनी थी 1400 मेगावाट की, और वो 25 साल के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत वो बिजली ली गई थी। रेट तय हुआ था ₹2.92। लेकिन वन साइडेड मेहरबानी दिखाते हुए, हरियाणा के लोगों के विश्वास को तोड़ते हुए मनोहर लाल खट्टर जी ने मिड टर्म में
अनुबंध की शर्तों को बदला उनकी सरकार ने और 3 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट रेट कर दिया, जबकि 25 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, उसके रेट चेंज नहीं होते हैं बीच में। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि जो मूल शर्तें अनुबंध की लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की वो चेंज नहीं की जा सकती है, मूल प्रारूप चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी ये किया गया और नए समझौते में न सिर्फ रेट बढ़ा दिया गया, 3 रुपए 20 पैसे कर दिया गया, बल्कि जो 1400 मेगावाट बिजली हमको मिलनी थी उसको घटा करके भी 1096 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए अग्री कर लिया हरियाणा ने। हरियाणा के लोगों के हितों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस वक्त समझौता किया था। 2023 के जब धान का सीजन था, मैं उस वक्त का अगर उदाहरण देना चाहूं तो जहां से 1400 मेगावाट पहले समझौता था, मुंद्रा से आना था हमारे पास, 1096 उसको घटा के कर दिया था सरकार ने। लेकिन धान के सीजन में पिछली बार तक जब पीक डिमांड होती है 500 मेगावाट बिजली वहां से पहुंच पाई थी। यानी हरियाणा सरकार की तरफ से अडानी जी के ग्रुप को लगातार बहुत सारी मेहरबानियां की गई। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं कि आज वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, ये मेहरबानियां जारी रहेंगी या अब हरियाणा के लोगों की सुध लेंगे, भारत देश की जनता की सुध लेंगे और जनता के फेवर में डिसीजन लेना शुरू करेंगे? तीसरा मामला यमुनानगर में पावर प्लांट का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा से हटाने की कोशिश की थी और मूक सहमति हरियाणा सरकार की तरफ से भी थी। जब इसका हमने पुरजोर विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के दबाव बनाया, तो फरवरी के महीने में यह कहा गया कि यमुनानगर पावर प्लांट को 57 महीने के अंदर बना दिया जाएगा और उस पर काम शुरू किया जाएगा, यह हरियाणा से बाहर नहीं जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, फरवरी से आज तक इसके ऊपर क्या एक कदम भी आगे बढ़ाया गया? क्या इस पावर प्लांट के ऊपर कोई भी काम शुरू हुआ? क्योंकि हमारी जानकारी में यमुनानगर पावर प्लांट में फरवरी से लेकर अभी तक एक ईंट एक पत्थर भी नहीं हिला है, वहां पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है। फिर आने वाले दिनों में एक नई डेडलाइन दे दी जाएगी या तब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही नहीं रहेगी हरियाणा में, तो बहाना बना लिया जाएगा एक बार फिर से। आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या वो इस प्लांट को बनाना नहीं चाहते? क्या वो इस प्लांट को पब्लिक के प्रेशर में उन्होंने हाँ तो भर दी कि वापस ले आएंगे, हरियाणा में ही रहेगा, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो इससे सरकार की मंशा के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर 9.5 साल तक काम करके गए और उनके काम का सर्टिफिकेट उनको खुद भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा के स्वीकार किया कि उन्होंने हरियाणा के हित में कोई भी काम नहीं किया है। आज उनके पास एक बड़ा मंत्रालय है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे हरियाणा का काफी कुछ हित हो सकता है। क्या वो ऊर्जा मंत्री के पद पर बैठ करके एक हरियाणवी होने का फर्ज भी निभाएंगे और जो शॉर्टेज बिजली की हरियाणा के अंदर इस वक्त चल रही है उसकी पूर्ति करने में, 24 घंटे हरियाणा के अंदर बिजली देने में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सक्षम हो पाएगी? क्योंकि डबल इंजन सरकार तो बहुत बार देखी, लेकिन 2 लेवल पे हरियाणवियों की चलती हो ऐसा एक विभाग में पहली बार शायद हो रहा है कि यहां पे तो मुख्यमंत्री को ही तय करना है और ऊर्जा मंत्री इस वक्त मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पहले जो उम्मीदें हरियाणा के लोगों ने लगाई थी वो मनोहर लाल खट्टर जी ने तोड़ी। अब की बार फिर हरियाणा के लोग ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री के तौर पर क्या 24 घंटे हरियाणा के गांव शहर में बिजली सुनिश्चित करवा पाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा की सरकार के साथ मिलकर के, नायब सैनी जी के साथ मिलकर के? क्या मुफ्त बिजली, जो चुनावी भाषणों में खूब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम भी मुफ्त बिजली दे देंगे, नकल करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी की, क्या उसको लागू करने में मनोहर लाल खट्टर जी सक्षम हो पाएंगे? क्या उसका पहला एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर सेट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि आपके पास सिर्फ 2-3 महीने का समय बचा है। अगर इन 2-3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों को मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा पाती है तो सही, वरना सरकार बदलते देर नहीं लगेगी।
हरियाणा के लोगों ने अपना रुख जता दिया लोकसभा चुनाव के अंदर, और विधानसभा चुनाव में तो इससे भी ज्यादा नाराजगी है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने के बाद 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली सुनिश्चित करना, क्या ये काम भी आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा होगा? ये हम स्पष्ट तौर पे पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना रुख स्पष्ट करे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जल संकट को लेकर कि हम पूरा पानी भेज रहे हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो बर्बादी जो है वो रोक नहीं पा रही। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि हरियाणा सरकार जानबूझ करके दिल्ली को परेशान करने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्यासा मारने के लिए हरियाणा सरकार इस पानी को रोक रही है, भेज नहीं रही है हरियाणा तक। कोई भी और सरकार होती तो उनके इस हलफनामे पर, उनके इस जवाब पर यकीन किया जा सकता था। लेकिन जैसी राजनीतिक साजिश भारतीय जनता पार्टी पहले दिल्ली के साथ कर चुकी है बाढ़ के दौरान, उसमें बिल्कुल संदेह नहीं रह जाता कि ये वेल विशर तो बिल्कुल नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार के किसी भी राज्य के। इसलिए नीयत पर संदेह होना लाजमी है। हरियाणा सरकार क्यों पानी वहां तक नहीं पहुंचा पा रही है? क्योंकि ये तो हर साल जाता है, इस साल कोई अजूबा तो नहीं हो गया है। ये हर साल पानी जाता था। ऐसा नहीं है कि इस साल गर्मी से ज्यादा पानी उड़ रहा है, पिछले साल कम उड़ता था। तो अनसाइंटिफिक बातें करने की बजाय सरकार हलफनामे में यह बताती कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, कैसे दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सकारात्मक रुख होता सरकार का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल ऐसा कोई सकारात्मक रुख दिखा नहीं रही है। सरकार का ये दावा है कि उन्होंने पानी लेने के लिए जो जरूरी चैनल होना चाहिए, सिस्टम, वो नहीं बनाए गए दिल्ली सरकार की तरफ। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि हर साल इसी चैनल से जो बने हुए हैं, इसी सेट चैनल से ही पानी दिल्ली को जाता है, और इतनी विकट समस्या पिछले कई सालों के दौरान नहीं हुई। जानबूझ करके जब एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, जब बाढ़ की स्थिति आई, तब इन्होंने कह दिया कि जी हमारी तो कोई गलती नहीं है। इस बार दिल्ली सरकार वहां खुद ही इंतजाम देख रही है कि वो बैराज जो हरियाणा सरकार के अंडर आता है, उसके आसपास की सिल्ट साफ कराई जाए, जो कि हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी थी। इस बार वो खुद ही देख रहे हैं कि भाई अगर आपकी गलती नहीं है, आप सक्षम नहीं है ऐसा करने में, तो फिर वो खुद ही इंतजाम देखेंगे। लेकिन ये कह देना कि बाढ़ के वक्त ये कह देना कि हमने ज्यादा पानी नहीं छोड़ा है जी, और सूखे के वक्त जब गर्मी है ये कह देना कि हमने तो पानी छोड़ा है जी, जा नहीं रहा जी, ये कहने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हरियाणा सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो दिल्ली में पानी जाना चाहिए वो जाए, हिमाचल से जो पानी मिले वो दिल्ली तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना हरियाणा सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर यह कहा है। इसलिए हरियाणा सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचने की बजाय अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाना चाहिए और दिल्ली के लोगों तक पानी पहुंचाना चाहिए। बिजली के लिए तो नॉर्थ ईस्ट से खरीद कर रही है हरियाणा सरकार। उनके चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट से 1500 मेगावाट की हमारी बात चल रही है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चूंकि आपने ये कह के मुझे याद दिला दिया कि पिछले 10 साल में हरियाणा के अंदर लगातार पावर की डिमांड बढ़ती रही है, हर साल डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन पिछले 10 साल में हरियाणा की सरकार ने पावर जनरेशन के लिए एक काम नहीं किया है। 1 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कोई संयंत्र अगर हरियाणा के अंदर लगाया हो, कोई प्रोजेक्ट लगाया हो, तो आप मुझे बता दीजिए। यह स्पष्ट तौर पे बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूरदर्शी नहीं है, हरियाणा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रति समर्पित नहीं है, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हैं, जात पात की, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करना जानते हैं। मूलभूत सुविधाओं की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। आज मैंने इसीलिए ये कहा कि 3 महीने का समय आपके पास है, और आपके पास ये मौका है, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा का व्यक्ति है, और हरियाणा में आपकी सरकार चल रही है। आपके पास ये मौका है कि मूलभूत सुविधाओं के प्रति अपनी कमिटमेंट को पूरा करके दिखाएं, अपनी कमिटमेंट को शो करें हरियाणा के लोगों को, वरना आपकी सरकार बदल के आम आदमी की सरकार लाने में लोगों को वक्त नहीं लगेगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, लोगों को बिजली पानी चाहिए। कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभाओं में आप जीते हो, 2 में हार का सामना करना था, तो क्या फैक्टर रहेगा? देखिए, कल इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड समीक्षा हुई है, सब तरह के फैक्टर्स को उसके दिन रोप इन किया गया उसमें, और जितने लोगों ने भी कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में मेहनत की थी वो सब कल रिव्यू मीटिंग के अंदर मौजूद थे। सबने अपने अपने कारण बताए।
मूल रूप से हमें यह समझ में आता है कि इससे हमको एक पॉजिटिव एंगल लेकर के चलना चाहिए कुरुक्षेत्र के इस चुनाव से। मुझे नहीं लगता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के इतिहास में दूसरे नंबर पर रहने वाली किसी भी पार्टी ने कभी 4 लाख वोट पार किए हैं, कभी नहीं। 4 लाख वोट के ऊपर कभी किसी ने हासिल नहीं किए। हमने 5,13,000 वोट हासिल किए। यह आम आदमी की ताकत है आज के दिन में। मुझे नहीं लगता कि इनेलो, जेजेपी, बीएसपी जैसी पार्टियां जिन्होंने दशकों तक हरियाणा के अंदर राज भी किया है और राजनीति भी की है, ऐसी पार्टियों का पूरे हरियाणा का वोट शेयर अगर जोड़ लें, तीनों पार्टियों का, बीएसपी, जेजेपी और आईएनएलडी, तीनों पार्टियों का पूरे हरियाणा का वोट जोड़ लीजिए, उससे ज्यादा वोट अकेले कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी ने हासिल किया है। यह साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे यह बताता है कि आज के दिन में हरियाणा के अंदर तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। हरियाणा के लोग थर्ड ऑप्शन के रूप में आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में, कल की समीक्षा बैठक में भी यही निर्णय हुआ कि आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा के अंदर एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी की टीम को मजबूत करने का काम करेंगे, एक एक बूथ के ऊपर तैयारी करेंगे और पूरे हरियाणा के लोगों को यह बताएंगे कि अगर कुरुक्षेत्र के लोग इतना प्यार दे सकते हैं, अगर कुरुक्षेत्र के 9 विधानसभा में से 4 विधानसभा झाड़ू के निशान पर हम जीत सकते हैं और 2 विधानसभा में कांटे की टक्कर में बहुत कम मार्जिन से रहे हम, तो इसका मतलब पूरे हरियाणा के अंदर एक जबरदस्त मुकाबला, एक जबरदस्त रुझान नए विकल्प की तरफ देखने को मिल सकता है। पूरे हरियाणा के एक एक बूथ पर तैयारी करेंगे। यही आउटकम कल की समीक्षा बैठक के अंदर हुआ। जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ रही इस चुनाव के अंदर उसको और मजबूत करेंगे। ये जो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया 20%, इसमें आप मानते हैं आम आदमी पार्टी का शेयर कितना है? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम गठबंधन में कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें आप स्वयं ही देख लीजिए कि 5-5 का मुकाबला हरियाणा के अंदर रहा। 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती और 5 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। इंडिया गठबंधन की सीटों में से 3 सीटें बहुत क्लोज मार्जिन से जीती गई हैं। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि उसमें आम आदमी पार्टी का कितना योगदान है और खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए बिना जो 3 क्लोज मार्जिन सीट हैं, सोनीपत, हिसार और अंबाला, क्या यह संभव था कि इनके ऊपर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता? इससे पता चलता है कि पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का गांव-गांव में और बूथ-बूथ पर जो संगठन बना है वो एक मजबूत ताकत है, वो एक जमीन से जुड़ी हुई ताकत है जो आम आदमी पार्टी को पूरे हरियाणा के अंदर मजबूत करती है। सिरसा की पूरी बेल्ट में भी हमारा जबरदस्त संगठन तैयार हुआ है और पूरी जो बॉर्डरिंग जितने भी विधानसभाएं पंजाब के साथ जुड़ते हुए बॉर्डर से, वहां हम बहुत मजबूत स्थिति में आज के दिन में हैं। अगर आप देखें कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलायत और गुलाचिका ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से वोट किया है, वो स्पष्ट तौर पे बताता है कि आम आदमी पार्टी की ताकत इन इलाकों में बढ़ रही है। और दूसरी तरफ शाहबाद में जिस तरीके से मजबूत वोट हमको मिला है, मजबूत समर्थन लोगों का मिला है, कुरुक्षेत्र के सभी लोगों का, जमीन पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का हम धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में उनसे ये वादा भी करते हैं कि आम आदमी की विचारधारा को गली गली तक लेकर जाएंगे, एक एक बूथ तक लेकर जाएंगे। तो क्या आपकी क्या इच्छा है, कांग्रेस के साथ तालमेल विधानसभा चुनाव में भी रहना चाहिए? देखिए, अब जो गठबंधन था वो तो फिलहाल लोकसभा चुनाव तक था और आज हमारा ये निर्णय और हमारे पास ये निर्देश हैं कि एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है, आम आदमी पार्टी को एक तीसरे विकल्प के रूप में तैयार करना है, लोगों का प्यार अर्जित करना है। आम आदमी पार्टी में हर फैसला, अंतिम फैसला अरविंद केजरीवाल जी लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ मजबूती से खड़े होंगे। लेकिन आज के दिन में हमारे पास निर्देश है कि पूरे हरियाणा के एक एक बूथ पर आम आदमी पार्टी को मजबूती से तैयार करना है, चुनाव के लिए तैयार करना है।